Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, thank you for your support, love and positivity जो आप सब अपने कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ शेयर करते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी चुनी गई स्टोरीज पसंद आती है। आई एम रियली हैप्पी। और हमेशा की तरह ही अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग से डरकर वांग जी चाइना छोड़कर चला जाता है और 10 साल के बाद अपने 9 साल के बेटे को साथ लेकर चाइना वापस आता है शादी करने के लिए, जिसे उसके ग्रैंडफादर ने अपने मरने से पहले वांग जी के लिए अरेंज किया था। तो वांग जी इस शादी के लिए मना नहीं कर पाया था। मॉम, डैड, मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे बाद में बात करूँगा। वांग जी ये कहकर वांग शेन के साथ वहाँ से अपने बेटे के कमरे में चला जाता है, जहाँ वांग जी पहले अपने बेटे को नहलाकर रेडी करके सुला देता है, फिर अपने कमरे में जाकर खुद फ्रेश होकर बेड पर सोने चला जाता है। वो अपनी मॉम की कही बात याद करके अपसेट हो जाता है कि वो आज ही आया है और आज ही दोपहर 3 बजे वांग जी को अपने फ्यूचर हस्बैंड से उसके घर मिलने जाना है। होटल में मिलना ज़्यादा सही रहता, लेकिन उसके घर जाकर मिलना ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। पर वो कर भी क्या सकता था। बस वो ये उम्मीद कर रहा था कि वो कोई बदतमीज़ बेशरम इंसान ना निकले। अभी सुबह के 9 बजे थे तो वो सो जाता है क्योंकि अभी 3 बजने में बहुत टाइम था। बडी, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम उस टीनेज बॉय से शादी करने जा रहे हो जिसे तुमने प्रेग्नेंट किया था। जिंगशा विंग से पूछता है, जो फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को नोच रहा था। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे उस लड़के से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो इतना भी श्योर नहीं हूँ कि वो बच्चा मेरा है भी या नहीं। मुझसे सिर्फ एक ही गलती हो गई कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं एक 15 साल के लड़के के साथ सोया था। अब मुझे क्या पता था कि मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स निकलेंगे। विंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है। जैक्सन, जो वहाँ अपने दूसरे दोस्त यीकाई के साथ था, हंसने लगते हैं। मैंने तो हमेशा तुम्हें कहा था कि खुद पर काबू रखो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। मुझे तो ये डर है कि कहीं किसी दिन अनजाने में तुम अपने ही किसी बेटी या बेटे के साथ ही न सो जाओ। ये कहकर जैक्सन हंसने लगता है। विंग स्मक करते हुए अपने बेड पर लेट जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता मैं ऐसा कर भी चुका हूँ। क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं उससे सारी बात क्लियर कर सकूँ। ये बस एक छोटी सी शादी ही तो है। ये कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचकर ही कि शादी के बाद उसे ये घर किसी के साथ शेयर करना होगा, उसे गुस्सा आने लगता है। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि उसको देखने के बाद तुम खुद पर कंट्रोल कर सको। अगर तुम ऐसा कर पाए तो 1 महीने तक ड्रिंक्स मेरी तरफ से। ये काई ये कहते हुए आंख मार देता है। फिक्र मत करो, वो मेरी लिस्ट से बाहर है क्योंकि मैं एक बार से ज़्यादा किसी के साथ नहीं सोता। विंग 37 ईयर्स का हो गया है, लेकिन वो आज भी बिल्कुल नहीं बदला। उसके सारे दोस्त जानते थे कि वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं रह सकता और ना ही आज तक उसने किसी को आई लव यू कहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को उसकी मॉम उठाते हुए कहते हैं कि 3 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, तो उसे अब उठ जाना चाहिए। वांग जी बड़ी मुश्किल से उठकर फटाफट रेडी होता है और 20 मिनट्स में अपने पेरेंट्स के पास नीचे आ जाता है। वांग जी अपने बेटे को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स वांग जी को अकेले जाने को कहते हैं। वांग जी के पास वहाँ का एड्रेस था, तो वहाँ पहुँचना उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था। वांग जी रास्ते में कुछ खाते हुए जाता है और जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है तो चारों ओर देखकर सोचता है, अच्छा तो ये मेंशन में रहता है, नॉट बैड। अगर वांग जी की मॉम ने वांग जी को यहाँ आने की जिद नहीं की होती तो वो अपनी नींद छोड़कर यहाँ कभी नहीं आता। ये सोचते हुए वांग जी घर की डोर बेल बजाता है, पर जब थोड़ी देर तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वांग जी नॉन स्टॉप डोर बेल बजाते हुए चिल्लाता है,
जल्दी आओ और ये दरवाज़ा खोलो। एनीवे, मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। वहीं नॉन स्टॉप बजते डोरबेल की आवाज़ से विंग अपनी बोहें सिकोड़ते हुए सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने इस एटीट्यूड से भरे लड़के में आखिर देख क्या लिया। ये कितना ट्रबल मेकर और चाइल्डिश है। लिटिल बॉय, मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा, विंग बड़बड़ाता है, जिसकी वजह से उसके नीचे लेटा हुआ एक यंग बॉय हैरान होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उन दोनों की ही अपर बॉडी नेकेड थे और वो बस इंटीमेट होने की प्रोसेस में थे कि तभी विंग उस लड़के को झटके से उठाते हुए बाहों में लेकर दरवाजे की तरफ आ जाता है। तुम्हें अब जाना होगा बेबी, विंग ये कहते हुए उस लड़के को डीपली किस करते हुए दरवाजे को खोलता है। वांग जी, जो कि बस डोरबेल दोबारा बजाने ही वाला था, अपने सामने चल रहे सीन को देखकर फ्रोज हो जाता है। फिर जोर से घबराहट में चिल्लाते हुए अपनी आंखें अपने ही हाथों से कवर कर लेता है। सॉरी, गलत टाइम पे आ गया। वांग जी अपनी आंखें बंद किए हुए ये कहकर जैसे ही पलटकर जाने लगता है, विंग फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, विंग उसे दीवार पर पिन करके उसके दोनों हाथों को वांग जी के सर के ऊपर पकड़ लेता है। वांग जी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से विंग के कब्जे में था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तुम अब जाओ, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे इस प्रिटी बॉय से कुछ बात करनी है। इसे यहाँ 1 घंटा पहले आना था, पर ये नहीं आया तो मुझे लगा कि ये आएगा ही नहीं। विंग ये कहते हुए स्मर्क करता है। वो यंग लड़का फौरन अपने कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है और जाते हुए दरवाजा बंद कर देता है। विंग बस लगातार वांग जी को देखे जा रहा था कि तभी वांग जी की आंखें विंग की आंखों से मिलती है और वांग जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है ये देखकर कि आखिर ये कौन है। तुम फिर से? वांग जी टेंस्ड वॉइस में पूछता है, जिसे वे वुशियान का चेहरा याद आ गया था उसके फेस के स्मग को देखकर। हाँ, ये मैं हूँ, वे वुशियान। तुम मुझे विंग भी बुला सकते हो। क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रिटी बॉय? विंग वांग जी के चेहरे के और पास आकर स्मग करते हुए कहता है, जिसे विंग ने अभी भी दीवार पर पिन किया हुआ था। तुम्हें प्रिटी कहना तुम्हें कम आंकने जैसा होगा। तुम तो अब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो वांग जी। ये कहकर विंग हंसने लगता है। मुझे जाने दो यू यूजलेस मैन। ये कहते हुए वांग जी खुद को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन विंग उससे काफी स्ट्रांग था। वांग जी सोचता है कि उसके पेरेंट्स को यही पागल आदमी मिला था उसका फ्यूचर हस्बैंड चुनने के लिए। इतनी जल्दी क्या है? विंग स्माइल करते हुए कहता है और वांग जी की सेंट को इनहेल करने लगता है। तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना बना रही है और मैं लालची हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया तो 1 महीने तक की फ्री ड्रिंक्स हार जाऊंगा। पर उस शर्त में अपने ब्यूटीफुल फियांसे को किस करना तो मना नहीं था ना। विंग ये सब कहते हुए अभी भी स्माइल कर रहा था। वांग जी ये सब सुनकर टेंस्ड होते हुए दूसरी तरफ नजर फेरते हुए सोचता है कि ये साइको आज भी वैसा ही है, ये बिल्कुल नहीं बदला। यू शेमलेस बास्टर्ड, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कोई स्लट नहीं हूँ। वांग जी चिल्लाकर बोलता है, जिसे सुनकर विंग अपने एक हाथ से वांग जी का चेहरा फोर्सफुली अपनी तरफ करता है और दोनों के बीच की दूरी को कम करते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ। अब ये शेमलेस बास्टर्ड तुम्हें दिखाएगा कि शेमलेस और बास्टर्ड कैसे बना चाहता है। ये कहकर विंग खुद को वांग जी पर प्रेस करने लगता है। तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, यू शेमलेस बास्टर्ड, छोड़ो मुझे अभी फौरन। वांग जी गुस्से में कहता है, लेकिन वो जानता था कि विंग इन सब बातों के बाद भी नहीं रुकने वाला था। मैं तो इससे भी ज्यादा तुम्हें मोलेस्ट करना चाहता हूँ मेरे ब्यूटीफुल फियांसे। ये सुनकर वांग जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सोचता है, बस यही होना बाकी था। इसे कहते हैं बदकिस्मती। मैं इतनी दूर से आज ट्रैवल करके क्या इस साइकोपैथ से मिलने आया था? मैं तुम्हें मार दूंगा। वांग जी बस इतना ही कह पाता है कि तभी अचानक विंग एक हाथ से
वांग जी के दोनों हाथ को पकड़े हुए रहता है और दूसरे हाथ से वांग जी का एक पैर ऊपर करके वांग जी के एक्सपोज्ड नेक पर किस और सक करने लगता है और साथ में ही अपनी लोअर बॉडी वांग जी पर प्रेस करता रहता है। वांग जी की आंखें इस हरकत पर पहले तो बड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो रिलैक्स होने लगता है और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकल जाती है, जिसे सुनते ही विंग वांग जी का हाथ छोड़कर उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वांग जी भी अपने हाथों को विंग के नेक के अराउंड लपेट लेता है कि तभी विंग सब कुछ करना रोककर वांग जी के कान में हल्की आवाज़ से कहता है, चलो अब हम बात करते हैं जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे। क्या हम बात कर सकते हैं माय ब्यूटीफुल फियांसे? वांग जी ये सुनते ही ब्लश करते हुए विंग को खुद से दूर धक्का मार देता है। क्या तुम्हें वो सब पसंद आया जो अभी हमने किया माय ब्यूटीफुल फियांसे? विंग वांग जी को टीज करते हुए पूछता है, जिसने अपना चेहरा अपने ही हाथों से छुपाया हुआ था, जो ऑलमोस्ट इस बुरे आदमी के हाथों खुद को सौंप ही चुका था। तुमने अभी जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए वांग जी विंग पर कूद जाता है। विंग अपना बैलेंस खोकर वहीं काउच पर वांग जी के साथ गिर जाता है, पर जैसे ही वांग जी एम्बैरेस होकर उठने लगता है, विंग फौरन वांग जी को फ्लिप कर देता है और उसे डीपली किस करते हुए वांग जी के लोअर लिप पर बाइट कर देता है। विंग किस को ब्रेक करते हुए वांग जी के लिप से निकले हुए ब्लड को लिक करते हुए रोते हुए वांग जी की तरफ देखता है। आई हेट यू बेवुशियान, तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो, तुम तो शैतान से भी बुरे हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता है, वांग जी रोते हुए कहता है। विंग वांग जी के आंसू पोंछते हुए कहता है, ये सब कहकर क्या तुम मुझे ललचा रहे हो? हम जल्द शादी करने वाले हैं, मुझसे नफरत करोगे तो हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? और वैसे भी तुम्हारा कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एक बार से ज्यादा किसी के साथ नहीं सोता। ये कहते हुए विंग स्मग करता है। वांग जी को विंग की बात सुनकर बुरा लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा। अगर तुम में गट्स है ना, तो मेरे साथ वो सब करके दिखाओ जो मेरे आने से पहले तुम उस लड़के के साथ करने वाले थे। इससे पहले कि वांग जी की बात को विंग अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाता, उससे पहले ही वांग जी विंग को अपनी ओर खींचकर एक डीप किस करने लगता है। विंग अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और फाइनली वो दोनों एक अनएक्सप्लेनेबल सर्कमस्टेंसेस में लव मेकिंग करते हैं। वांग जी जब थोड़ी देर बाद उठता है तो उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, पर वो विंग के पास से उठकर अपने कपड़े पहनते हुए अब पछता रहा था जो कुछ भी उसने उस बुरे इंसान से मिलने के बाद अभी किया था। वांग जी सोचता है कि न जाने किस शैतान ने उस पर काबू कर लिया था कि फिर से उसने बिना प्रोटेक्शन के इस आदमी के साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सच में बहुत बेवकूफ़ है कि तभी विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है जो उसी को देख रहा था। अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? विंग स्मग करते हुए पूछता है। वांग जी बिना कुछ कहे कॉन्टिन्यू विंग को देखता रहता है। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम वो पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने अपना कंट्रोल खोया। क्या अब तुम खुश हो? विंग ये कहते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करता है। बास्टर्ड, ये कहकर वांग जी एक जोर की किक विंग को मारकर बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। ग्रैंडपा, मॉम कब तक वापस आएंगे? वांग शियन अपने ग्रैंडपा से पूछता है जो किचन में डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। मॉम यहाँ है बेबी, वांग जी किचन में एंटर करते हुए कहता है। वांग शियन फौरन अपनी मॉम को देखकर उसे गले लगा लेता है। वांग जी अपने बेटे को प्यार करते हुए कहता है, मैं फ्रेश होकर आया, तुम मेरा अपने ग्रैंडपा के साथ मिलकर इंतजार करना। ये कहकर वांग जी अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी शावर लेकर सबके साथ डिनर करके वांगशियन को उसके रूम में सुलाने के बाद अपने रूम में जाकर हाओतियान को मैसेज करके अपने चाइना में होने की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर जैसे ही वो सोने वाला होता है उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी बिना कॉलर आईडी चेक किए फ़ोन उठा लेता है और जैसे ही हेलो कहने के बाद उसे सामने से जो आवाज़ सुनाई देती है
उसे सुनकर वो बैठ जाता है और नंबर चेक करता है। ये विंग का कॉल था। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जल्दी सो जाते हो। मैंने तुम्हें हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। मैं इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, मेरी भी इस मैरिज को लेकर सेम फीलिंग्स हैं। मुझे तुम में तो क्या, तुमसे जुड़ी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं मेरे ग्रैंडपा ने तुम में ऐसा क्या देख लिया। अगर तुम्हें और गोरिल्ला में से किसी को भी मुझे चुनना होता ना, तो मैं खुशी से गोरिल्ला को चुन लेता। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद तुम अपने बेटे के साथ मेरे यहाँ रहने आओगे। पर ध्यान रखना कि तुम दोनों ही मेरे प्राइवेट स्पेस में दखल अंदाजी ना करो। मैं आज तक जैसा रहता आया हूँ और जो भी करता आया हूँ वो कंटिन्यू रखूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं होगा मुझे रोकने का। विंग की ये शब्द सुनकर वांगजी अपनी भौहें सिकोड़े हुए सोचता है कि ये कमीना आदमी सच में मानता है कि वांगशियन इसका बेबी नहीं है। वांगशियन इस बास्टर्ड को स्पर्म डोनर कहकर सही बुलाता है। और अगर मैं फिर से बाय चांस इसके सेकंड बेबी से प्रेग्नेंट हो गया तो वो भी इसे स्पर्म डोनर कहकर ही बुलाएगा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। मैं कितना अनलकी हूँ इस मामले में। ये सब सोचकर वांगजी कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम जो कुछ भी करो घर से बाहर करना। अगर तुम मेरे बेटे के रहते उस घर में अपने किसी स्लट को लेकर आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मेरे बेटे के सामने मुझे कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। ओह, सो स्कैरी। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। बाय माय ब्यूटीफुल फियांसे। वैसे आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। मैं तो खुद को भूल ही गया था। विंग की ये टीजिंग वाली बातें सुनकर वांगजी ब्लश करते हुए बिना कुछ कहे फौरन कॉल कट करके फोन को दूर फेंक देता है। वांगजी अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील करता है जो उस यूजलेस विंग की वजह से वो फील कर रहा था। वो दोबारा शावर लेकर सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी के पेरेंट्स एक दूसरे की बाहों में बैठे अपने बेटे के लिए सोच रहे थे कि उसने आने के बाद कुछ नहीं कहा। क्या वो खुश है? मिसिस लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे लगता है शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना सीख जाएंगे। वो दोनों अपने बेटे की खुशी की उम्मीद करते हुए बातें करते करते सो जाते हैं। वांगजी और विंग की 1 महीने बाद शादी हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदला था। उन दोनों ने ही अपने हनीमून पर जाने से भी मना कर दिया था, ये कहकर कि वो दोनों ही बिजी हैं और जा नहीं सकते। आज मैरिज के बाद वांगजी वांगशियन के साथ विंग के मेंशन में शिफ्ट हो रहा था और वांगशियन क्यूरियस था ये जानने के लिए कि वो आदमी कैसे घर में रहता है। दरअसल वांगशियन विंग से सिर्फ 2 बार ही मिला था, एक बार उनके वेडिंग रिंग सिलेक्शन पर और दूसरा वेडिंग पर। वांगशियन को विंग बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि वो जिस तरह से उसकी मॉम को देखता था वो वांगशियन को पसंद नहीं आया था। इसलिए वांगशियन ना ही तो विंग को उसके नाम से बुलाता है और ना ही उसे डैड कहकर। वो विंग को सिर्फ वो आदमी ही कहकर बुलाता है। वांगजी जब वांगशियन को लेकर विंग के घर पहुंचता है तो वांगशियन को विंग का घर पसंद नहीं आता। उसे अपने ग्रैंडपा की तरह विला चाहिए था, मेंशन नहीं। विंग को आज हॉस्पिटल जाना पड़ा था एक इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, इसलिए वो घर पर नहीं था। लेकिन घर के बाकी सभी मेड्स और सर्वेंट्स वांगजी के वेलकम के लिए रेडी थे। एक मेड वांगजी और वांगशियन का लगेज लेकर मेंशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वांगशियन बाहर खड़ा अपने बोहे सिकोड़े विंग के घर को देखे ही जा रहा था। बेबी, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ हुआ है क्या? वांगजी पूछता है, जो ठीक फील नहीं कर रहा था। वांगशियन घर के अंदर जाते हुए नामे सिर हिलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, लेकिन आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। वांगशियन अपने मॉम को काउच पर बिठाते हुए उसे आराम करने के लिए मनाता है। वांगजी काउच पर लेटते ही थोड़ी देर में ही सो जाता है। वांगशियन अपने मॉम के पास बैठे अपने मॉम के फेस को टच करते हुए स्माइल करता है।
मेंशन का डोर ओपन था, तो जैसे ही थका हुआ विंग अपने घर में उन दोनों को देखता है, हैरान रह जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि अब वो मैरिड है। वो अंदर आकर वांगशन से पूछता है, तुम्हारे मॉम यहाँ क्यों सो रहे हैं? जिसे सुनकर वांगशन एक खूनी नजर से विंग को देखते हुए कहता है, अब आप मैरिड हो तो क्या आपको मेरे मॉम को बेबी, हनी या स्वीटहार्ट कहकर नहीं बुलाना चाहिए? विंग इस बच्चे की बात को सुनकर हैरान था। वो कहता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें इसमें नहीं बोलना चाहिए। वांगशन ये सुनते ही काउच पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहता है, मुझे ये घर पसंद नहीं आया। या तो तुम मेरे ग्रैंडपा जैसा विला खरीदो या इस घर में तुम मत सोना। और दूसरी बात, मेरे मॉम को आज से बेबी कहकर ही बुलाना, वरना मैं तुम्हें इस घर में एक भी दिन शांति से जीने नहीं दूंगा। वांगशन की बात सुनकर विंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बोहें सिकोड़ते हुए कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? छोटे शैतान, तुम्हारी जबान बहुत तेज है। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। ये सुनकर वांगशन चिल्लाकर कहता है, मैं छोटा शैतान हूँ तो तुम बड़े शैतान हो, बड़े शैतान हो, बहुत बड़े वाले शैतान हो। जिसे सुनकर अगले ही पल वांगजी घबराकर नींद से उठकर उन दोनों के बीच में खड़ा था। मैं तुमसे अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर इसने किसी भी तरह से तुम्हें ऑफेंड किया हो तो। और तुम वांगशियन चुप रहो, कोई परेशानी खड़ी मत करो। वांगजी वांगशियन को डांटते हुए विंग से माफ़ी मांगता है। विंग सिर्फ अपनी उंगली गुस्से में दांतों को पीसते हुए वांगजी की तरफ करके वहां से चला जाता है, जिसे देख वांगशियन स्मग करते हुए अपनी टंग जाते हुए विंग को दिखाता है और फौरन पाउट बनाने लगता है जैसे ही वांगजी की नज़र वांगशियन की तरफ जाती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस एक लाइक वीडियो पर ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।